प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए यह जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय अवश्य याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है बस्ती जिला का अगोना नामक ग्राम। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में काशी इसे वाराणसी भी कहते हैं, काशी में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में वाराणसी में हो जाती है। इनके पिता का नाम पंडित रामबली शुक्ल जो कि कानूनगो थे। इनकी माता का नाम विभासी देवी था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम पंडित रामबली शुक्ल था, जो कानून गो थे, मिर्जापुर में नौकरी करते थे। और इनकी माता का नाम विभासी देवी था। शुक्ल जी के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। विवाह 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में काशी के वैद्य और ज्योतिषी पंडित रामफल की पुत्री शिवमूर्ति देवी के साथ हुआ। इन्हें सावित्री देवी भी कहते हैं। सावित्री देवी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विवाह बहुत ही कम आयु 12 वर्ष की अवस्था में ही काशी के पंडित और ज्योतिषी रामफल की पुत्री से, जिनका नाम शिवमूर्ति देवी था, इन्हीं के साथ संपन्न होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर जिले के हमीरपुर जिले के राठ तहसील राठ तहसील के राठ कस्बे में हुई। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हमूर हमीरपुर जिले के राठ तहसील के राठ नामक कस्बे में होती है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में होता है। और इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में काशी वाराणसी में हो जाती है। इनके पिता का नाम पंडित रामबली शुक्ल, जो कि कानूनगो थे। इनकी माता जी का नाम श्रीमती विभासी देवी था। और
इनकी पत्नी का नाम शिवमूर्ति देवी था। शुक्ल जी का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में ही काशी के वैद्य और ज्योतिषी पंडित रामफल की पुत्री से संपन्न होता है और शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील के राठ नामक कस्बे में होती है। शुक्ल जी की आगे की शिक्षा सन 1901 ईस्वी में सन 1901 ईस्वी में मिशन स्कूल मिशन स्कूल मिर्जापुर मिशन स्कूल मिर्जापुर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1902 ईस्वी में सन 1902 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज इलाहाबाद से चित्रकला चित्रकला विषय में एफए फाइन आर्ट एफए फाइन आर्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रारंभिक शिक्षा इनकी राठ तहसील से होती है। उसके बाद सन 1901 ईस्वी में मिशन स्कूल मिर्जापुर से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1902 ईस्वी में ये कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से चित्रकला विषय में फाइन आर्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्योंकि ये गणित विषय में कमजोर थे, इसलिए इन्होंने इंटरमीडिएट में कला विषय से फाइन आर्ट किए। उसके बाद सन 1903 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादकत्व के रूप में इन्होंने कार्य किया।
सन 1903 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। सन 1904 ईस्वी में सन 1904 ईस्वी में विंडम नामक विंडम नामक अंग्रेज ने इनके मानचित्र बनाने की कला, इनके मानचित्र बनाने की कला से प्रभावित होकर बनाने की कला से प्रभावित होकर इन्हें नायब तहसीलदार बना दिया। नायब तहसीलदार बना दिया। किंतु उसे इन्होंने किंतु उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। सन 1904 ईस्वी में विंडम नामक अंग्रेज ने इनके द्वारा बनाए हुए चित्र को देखा और उस चित्र को देख करके वह इतना प्रभावित हुआ कि शुक्ल जी को विंडम साहब ने नायब तहसीलदार बना दिया। लेकिन शुक्ल जी ने इस पद को ठुकरा दिया। वो इसलिए ठुकरा दिया कि एक बार विंडम साहब के बंगले पर शुक्ल जी जब गए थे तो इन्होंने वहां देखा, इनके पिताजी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो वहां वो लोग इनकी जी हजूरी कर रहे थे और शुक्ल जी ऐसा नहीं करना चाहते थे कि इस पद को अगर वो स्वीकार करते तो इन्हें भी वही जी हजूरी वाला काम करना पड़ता। इसलिए अपने स्वाभिमान को बचाए रखते हुए इन्होंने नायब तहसीलदार का पद ठुकरा दिया। श्याम सुंदर दास जी के बुलाने पर श्याम सुंदर दास जी के बुलाने पर सन 1908 ईस्वी में सन 1908 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर हिंदी शब्द सागर के सहायक
संपादक के रूप में संपादक के रूप में कार्य करने के लिए ये काशी आए। और हिंदी शब्द सागर के हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के पद पर इन्होंने 1927 ईस्वी तक लगभग 19 वर्षों तक 19 वर्षों तक वैतनिक के रूप में कार्य किया। सन 1908 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के बुलाने पर शुक्ल जी काशी बनारस चले जाते हैं। श्याम सुंदर दास जी के बुलाने पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सन 1908 ईस्वी में काशी वाराणसी आ जाते हैं और वहीं पर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के पद पर इन्होंने सन 1927 ईस्वी तक लगभग 19 वर्षों तक वैतनिक रूप में कार्य किए। कुछ दिनों तक ये नागरी प्रचारिणी पत्रिका नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन कार्य भी किए। शुक्ल जी कुछ दिन काशी से ही निकलने वाली नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी संपादन कार्य किए। कोश कार्य समाप्त हो जाने के बाद कोश कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी की नियुक्ति
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इसे शॉर्ट में बीएचयू भी कहते हैं। यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। हिंदी शब्द सागर का कार्य जब समाप्त हो जाता है तो कुछ दिनों बाद शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसे बीएचयू भी कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बहुत दूर दराज से भी लोग वहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं। उस विश्वविद्यालय में शुक्ल जी की नियुक्ति हिंदी के अध्यापक के रूप में हो जाती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन 1935 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। की अध्यक्षता यानी सभापति शुक्ल जी ने ही किया था। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में होता है सन 1935 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता शुक्ल जी ने की थी। सन 1937 ईस्वी में सन 1937 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी के श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने पर ये काशी हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी हिंदी के
विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। और इसी पद पर और इसी पद पर रहते हुए दो फरवरी सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1937 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने से, दिल का दौरा पड़ जाने से हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु पर शोकार्त होकर शोकार्त होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है अमानिशा थी अमानिशा थी अमानिशा थी समालोचना के अंबर पर समालोचना के अंबर पर उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु से दुखी होकर के छायावाद युग के
बहुत बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है कि अमानिशा थी समालोचना के अंबर पर, उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर। अब इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। साहित्यिक परिचय में इनकी संपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक परिचय। रचनाएं। रचनाओं में पहले इनके काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य रचनाएं। भारत और बसंत। भारत और बसंत 1897 ईस्वी। मनोहर छटा। मनोहर छटा। मनोहर छटा 1901 ईस्वी। वंदना 1915 ईस्वी। याचना 1919 ईस्वी। प्रकृति बोध। प्रकृति बोध 1924 ईस्वी। आमंत्रण 1925 ईस्वी। हृदय का मधुर भार। हृदय का मधुर भार 1925 ईस्वी। मधु स्रोत 1928 ईस्वी। पाखंड प्रतिषेध। पाखंड प्रतिषेध 1928 ईस्वी। इस तरह से इन्होंने कुछ काव्यगत रचनाएं किया है, जिसमें भारत और बसंत, मनोहर छटा, वंदना, याचना, प्रकृति बोध, आमंत्रण, हृदय का मधुर भार, ये आप लोगों से पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। मधु स्रोत और पाखंड प्रतिषेध। वैसे शुक्ल जी जो हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये आलोचना के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त लेखक माने जाते हैं। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। तो इस तरह से शुक्ल जी साहित्य के क्षेत्र में आलोचनाकार के रूप में सबसे सशक्त
लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अब इनकी गद्य कृतियां देखेंगे। इनकी गद्य कृतियां गद्य कृतियों में इतिहास ग्रंथ, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में। इतिहास ग्रंथों में शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उसके बाद इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है आलोचनात्मक ग्रंथों में भ्रमर गीत सार, उन्नीस सौ बाईस ईस्वी, जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, तुलसी ग्रंथावली, उन्नीस सौ तेईस ईस्वी, महाकवि सूरदास, उन्नीस सौ चौबीस ईस्वी, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित 1926 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद, 1929 ईस्वी, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, 1935 ईस्वी, रस मीमांसा, 1949 ईस्वी,
ये शुक्ल जी के मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। और इनका एक आलोचनात्मक ग्रंथ है त्रिवेणी, जिसमें सूर, तुलसी और जायसी, इन 3 कवियों को इसमें समाहित किया गया है, जो कि त्रिवेणी नाम से यह प्रकाशित है। यह भी शुक्ल जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसमें काव्य में अभिव्यंजनावाद और भ्रमर गीत सार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आलोचनात्मक ग्रंथों में। और रस मीमांसा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी को रसवादी आलोचक कहा जाता है। इन्हें रसवादी आलोचक माना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से इनका ये आलोचनात्मक ग्रंथ रहा। शुक्ल जी ने एक कहानी भी लिखी है, 11 वर्ष का समय। उसके बाद शुक्ल जी के निबंध संग्रह आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध संग्रह, निबंध संग्रहों में पहला इनका निबंध संग्रह है विचार वीथी। उन्नीस सौ 35 ईस्वी। उसके बाद है दूसरा चिंतामणि। यह 4 भागों में प्रकाशित है। चिंतामणि निबंध जो है, ये निबंध संग्रह है। चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है। इसका पहला भाग चिंतामणि भाग 1, 1939 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। उसके बाद चिंतामणि भाग 2 प्रकाशित होता है। चिंतामणि भाग 2, यह 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी के मरणोपरांत, तो जाहिर सी बात है कि इसके संपादक शुक्ल जी नहीं हो सकते। इसके संपादक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तीसरा
भाग चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में प्रकाशित होता है और संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 चिंतामणि भाग 4 यह 2004 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसके संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी। कुसुम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह। चिंतामणि निबंध संग्रह 4 भागों में प्रकाशित होता है। इसका पहला भाग 1939 ईस्वी में, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1939 ईस्वी में मंगला प्रसाद मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी शुक्ल जी को चिंतामणि भाग 1 पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1939 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। शुक्ल जी के जो निबंध हैं वह 3 कोटियों में विभाजित हैं। वो उनकी 3 कोटियां हैं। पहली कोटि है भाव या मनोविकार। दूसरा है सैद्धांतिक समीक्षा और तीसरा है व्यावहारिक समीक्षा। शुक्ल जी के निबंध 3 कोटियों में विभाजित हैं। भाव या मनोविकार संबंधी, फिर सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी और व्यावहारिक समीक्षा संबंधी। ये जो भाव या मनोविकार संबंधी जो इनके निबंध हैं वह चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। वह चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार से संबंधित
निबंध हैं। यानी भाव या मनोविकार से संबंधी निबंध शुक्ल जी के चिंतामणि भाग एक में संकलित हैं। इनके निबंधों में पहला है भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, तीसरा है श्रद्धा भक्ति, चौथा है लज्जा और ग्लानि, पांचवा है लोभ और प्रीति, अगला है घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, भय। ये सब निबंध चिंतामणि भाग एक में संकलित हैं और ये मनोविकार संबंधित निबंध हैं। इसमें लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, उत्साह, ये निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन निबंधों को आप याद रखेंगे और ये भी साथ में याद रखेंगे कि यह निबंध किस निबंध संग्रह में यानी चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। तो जब भी ये पूछेगा तो आप बताना कि यह चिंतामणि भाग एक में संकलित है और यह निबंध किस टाइप के हैं, तो ये मनोविकार से संबंधित हैं। इस तरह से आप इन्हें जरूर याद रखना। अगला है सैद्धांतिक या काव्य चिंतन से संबंधित निबंध। काव्य चिंतन से संबंधित या सैद्धांतिक निबंध, यह निबंधों में कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, अगला साधारणीकरण, साधारणीकरण और वैयक्तिक वैचित्रवाद, व्यक्ति वैचित्रवाद, अगला है
रसात्मक बोध के विविध रूप सैद्धांतिक या काव्य चिंतन से संबंधित निबंधों में यह भी शुक्ल जी के चिंतामणि भाग 1 में ही संग्रहित है। कविता क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका निबंध है, ये खूब पूछा जाता है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये सब काव्य चिंतन से जो संबंधित इनके निबंध हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि कविता क्या है, किसका निबंध है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था किसकी रचना है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये शुक्ल जी का सैद्धांतिक या काव्य चिंतन से संबंधित निबंध है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित निबंध। व्यावहारिक समीक्षात्मक निबंध इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्म भूमि, मानस की धर्म भूमि, ये 3 निबंध हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका निबंध है। इसे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि न समझ लीजिएगा, ये कवि ही हैं, लेकिन इसमें यह इनका निबंध है। इस तरह से इनके निबंधों की कोटियाँ जो थी मैंने आप लोगों को बताया। इनके चिंतामणि भाग 2 में भी कुछ ऐसे निबंध संग्रहित हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको जानना अति आवश्यक है। चिंतामणि भाग 2, इसमें 3 निबंध संग्रह हैं। पहला है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, अगला है काव्य में रहस्यवाद, अगला है काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में प्राकृतिक दृश्य 1923 में लिखा गया है। काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी और काव्य में अभिव्यंजनावाद 1935 ईस्वी। इस तरह से शुक्ल जी के साहित्यिक परिचय पे मैंने आप लोगों को विस्तार से वर्णन किया। इसमें काव्य में अभिव्यंजनावाद
काव्य में रहस्यवाद, ये आपसे पूछा जाता है। इन रचनाओं को आप अवश्य याद रखेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी को पूर्व का पूर्व का आर्नाल्ड कहा है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी को पूर्व का आर्नाल्ड कहा है। शुक्ल जी का प्रथम निबंध संग्रह विचार वीथी विचार वीथी है, जो बाद में चिंतामणि भाग 1 के नाम से प्रकाशित हुआ। यानी शुक्ल जी का जो प्रथम निबंध संग्रह है वो विचार वीथी है, और यही विचार वीथी आगे चल करके चिंतामणि भाग 1 के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसपे शुक्ल जी को 1939 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये आप याद रखेंगे। ये तो रहा शुक्ल जी का साहित्यिक योगदान। अब हम लोग शुक्ल जी का साहित्य में क्या स्थान है उसके बारे में जानेंगे। साहित्य में स्थान। किसी भी कवि या लेखक का साहित्य में क्या स्थान होता है, यह उनके योगदान से ही पता चलता है, कि उनकी रचनाओं के अध्ययन से ही पता चल पाता है हमें कि उस लेखक या कवि का साहित्य में क्या स्थान है। तो अब हम लोग शुक्ल जी का साहित्य में क्या स्थान है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। शुक्ल जी मस्तिष्क से
आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में इन्हें हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में हिंदी आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से अपनी साहित्यिक प्रतिभा से क्रांति उत्पन्न कर दी। क्रांति उत्पन्न कर दी। शुक्ल जी सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में जो प्रतिमान स्थापित किया जो प्रतिमान स्थापित किया उसका अक्षुण्य महत्व है। साहित्य में शुक्ल जी का जो स्थान है वह सबसे अधिक आलोचना के क्षेत्र में है। शुक्ल जी व्याख्यात्मक आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी का विशिष्ट स्थान है। इन्हें साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। यानी आलोचनात्मक कृतियों में जितना सशक्त
इनकी रचनाएं हैं उतना किसी और की नहीं है, इसलिए इन्हें साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। अपने युग में अपने युग में शुक्ल जी अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट विशिष्ट निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी विशिष्ट दीप्तिमयता विशिष्ट दीप्तिमयता इनकी विशिष्ट दीप्तिमयता के कारण इनके समकालीन इनके समकालीन इनके समकालीन हिंदी गद्य के हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से पुकारा जाता है। शुक्ल युग के नाम से पुकारा जाता है। नलिनी विलोचन शर्मा ने नलिनी विलोचन शर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में लिखा है। शुक्ल जी शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक से बड़ा समीक्षक उस युग में उस युग में किसी भी किसी भी भारतीय भाषा में भारतीय भाषा में नहीं था। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का
वही महत्व है जो उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का मुंशी प्रेमचंद का शुक्ल जी अपने युग में एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में भी जाने जाते थे। आलोचना के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में इनके जैसा कोई आलोचक और निबंधकार नहीं रहा, न हुआ। इसलिए इनके समय के युग को इनके नाम से ही शुक्ल युग कहा जाने लगा। नलिनी विलोचन शर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में शुक्ल जी के बारे में लिखा है कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। शुक्ल जी का आलोचना के क्षेत्र में वही स्थान है जो साहित्य में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। तो इस तरह से साहित्य में शुक्ल जी का क्या स्थान था, इससे मैंने आप लोगों को अवगत कराया। इनके संपूर्ण जीवन के बारे में, इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में और इनके साहित्य में महत्व के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। आशा है कि आप लोग इस जानकारी से काफ़ी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।